तो आज हमारे हाथ कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स लगे हैं। ये फाइन आर्ट्स के एग्जाम की तैयारी के लिए है और इनका टॉपिक है पुनर्जागरण कला, रिनेसेंस आर्ट। हाँ, और ये नोट्स काफी टू द पॉइंट हैं। मतलब नाम, तारीखें, पेंटिंग्स। बिल्कुल। लेकिन आज हमारा काम सिर्फ इन तथ्यों को दोहराना नहीं है। हम इन नोट्स को एक शुरुआती बिंदु की तरह इस्तेमाल करके उस दौर की आत्मा में उतरेंगे। सही बात है। ये कला में सिर्फ एक बदलाव नहीं था, एक तरह का धमाका था। तो सवाल ये है कि ये धमाका हुआ क्यों? मतलब क्या हो रहा था यूरोप में, खासकर इटली में, कि अचानक से सब कुछ बदल गया? ये सवाल ही मतलब पूरी कहानी की जड़ है। पुनर्जागरण का मतलब है फिर से जागना, रीबर्थ। रीबर्थ। हाँ ये मध्यकाल यानी मिडीवल पीरियड के बाद का दौर था। हाँ। हजारों सालों से कला का एक ही मकसद था, धर्म का प्रचार। पेंटिंग्स में संत होते थे, ईश्वर होते थे, और वो भी बहुत सपाट दिखते थे। हाँ, उनका मकसद सुंदर दिखना नहीं, बस कहानी बताना होता था। बिल्कुल। पुनर्जागरण ने इस पूरी सोच को ही पलट दिया, और इस बदलाव के केंद्र में एक शब्द था जो इन नोट्स में भी हाईलाइट किया हुआ है। मानवतावाद, ह्यूमनिज्म। हाँ, मानवतावाद। इसका सीधा सा मतलब था कि अब कहानी का हीरो ईश्वर नहीं, इंसान था। इंसान का शरीर, उसकी भावनाएं, उसकी बुद्धि, उसकी ताकत, ये सब जश्न मनाने की चीजें बन गई। यानी फोकस स्वर्ग से हटकर सीधे धरती पर आ गया। अचानक कलाकार ये देखने लगे कि इंसान कैसा दिखता है, वो दुखी होता है तो कैसा लगता है, उसके मसल्स कैसे काम करते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ सोच में नहीं था, ये एक्शन में भी आ गया था। नोट्स में जिक्र है ना यथार्थवाद और शरीर रचना का। हाँ, रियलिज्म और एनाटॉमी। तो उस दौर के कलाकार अब सिर्फ कलाकार नहीं, वो एक तरह से साइंटिस्ट भी बन रहे थे। वो इंसानी शरीर को समझने के लिए शवों का अध्ययन करते थे। ओ, जो उस समय तो बहुत बड़ा गुनाह माना जाता होगा। बहुत बड़ा। लेकिन उनका जुनून था कि वो इंसान को हूबहू वैसा बनाएं जैसा वो असल में है, और इस सच्चाई को कैनवस पर उतारने के लिए उन्होंने कुछ ऐसी तकनीकों का आविष्कार किया जिन्होंने कला का चेहरा ही बदल दिया। कौन सी तकनीकें? मतलब क्या ये सिर्फ बेहतर ब्रश या रंग थे? नहीं नहीं, ये गणित और भौतिकी से जुड़ी खोजें थी। सबसे बड़ी क्रांति थी रैखिक परिप्रेक्ष्य, लीनियर पर्सपेक्टिव। लीनियर पर्सपेक्टिव। अच्छा, जैसे वो रेलवे ट्रैक वाली तस्वीरें होती हैं जहां पटरियां दूर जाकर एक बिंदु पर मिलती भी लगती हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उसे वैनिशिंग पॉइंट कहते हैं ना? वही वैनिशिंग पॉइंट। इस एक तकनीक ने पेंटिंग्स को सपाट तस्वीरों से बदलकर ऐसी खिड़कियां बना दिया जिनके पार एक पूरी 3D दुनिया दिखाई देती थी। वाह। और इसके साथ आई प्रकाश छाया की तकनीक, यानी कियारास्कुरो। लाइट और शैडो का इस्तेमाल करके चीजों को गोल और ठोस दिखाना। ये सब मिलकर कला को इतना असली बना रहे थे जैसा पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। तो हमारे पास एक नई सोच है, मानवतावाद, और उसे साकार करने के लिए नए वैज्ञानिक उपकरण है, जैसे पर्सपेक्टिव और एनाटॉमी। यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। अब आते हैं उन कलाकारों पर। नोट्स में 3 बड़े नाम हैं, लियोनार्डो, माइकल एंजेलो और राफेल। हाई रेनेसा के 3 टाइटन्स, और तीनों बिल्कुल अलग अलग हस्तियां थीं। शुरुआत करते हैं लियोनार्डो दा विंची से। द रेनेसा मैन। हाँ, रेनेसा मैन। वो एक जीनियस थे, पेंटर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, म्यूजिशियन, सब कुछ। लेकिन साथ ही वो बहुत बड़े प्रोक्रास्टिनेटर भी थे। सैकड़ों प्रोजेक्ट शुरू किए और गिने चुने ही पूरे किए। और जो पूरे किए उनमें से एक है शायद दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग, मोनालिसा। नोट्स में इसकी रहस्यमयी मुस्कान और एक खास तकनीक स्फुमाटो का जिक्र है। ये स्फुमाटो क्या चीज है? ये लियोनार्डो की वैज्ञानिक सोच का कला में सबसे बेहतरीन उदाहरण है। स्फुमाटो का मतलब है धुएं की तरह। धुएं की तरह। हाँ, ये रंगों को आपस में ऐसे मिलाने की तकनीक है कि कोई भी लाइन या किनारा सख्त न दिखे, सब कुछ धुंध में घुलावा सा लगे। उन्होंने मोनालिसा के होठों के कोनों और आंखों के किनारों पर इसी का इस्तेमाल किया। तो मतलब उसकी मुस्कान कोई जादू नहीं, बल्कि एक बहुत सोची समझी ऑप्टिकल ट्रिक है। हम तय नहीं कर पाते कि वो मुस्कुरा रही है या नहीं, क्योंकि कोई साफ लाइन ही नहीं है। बिल्कुल, ये उनकी मानव शरीर और प्रकाश को लेकर गहरी समझ थी। अब बात करते हैं उनके दूसरे मास्टरपीस की, द लास्ट सपर। हाँ, जिसमें ईसा अपने शिष्यों को बताते हैं कि उनमें से कोई एक उन्हें धोखा देगा। और कमाल की बात यह है कि लियोनार्डो ने उस 1 सेकंड को पकड़ लिया है। हर शिष्य का रिएक्शन अलग है। कोई चौंक गया है, किसी को गुस्सा आ रहा है, कोई डरा हुआ है। ये शुद्ध मनोवैज्ञानिक ड्रामा है। नोट्स में लिखा है कि ये पारंपरिक फ्रेस्को तकनीक से नहीं बनी है, इसीलिए शायद ये बहुत जल्दी खराब भी होने लगी थी। हाँ,
क्योंकि लियोनार्डो को धीरे धीरे सोच समझकर काम करना पसंद था। फ्रेस्को में गीले प्लास्टर पर तेजी से काम करना पड़ता है। तो उन्होंने कोई शॉर्टकट लिया? एक तरह से उन्होंने सूखे प्लास्टर पर तेल और टेम्परा से पेंट करने का प्रयोग किया, जो बुरी तरह फेल हो गया। लेकिन कला के लिहाज से इसमें लीनियर पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल लाजवाब है। कैसे? कमरे की हर लाइन, छत से लेकर टेबल तक, वो सीधे ईसा के सिर पर आकर मिलती है। देखने वाले की आंख चाहकर भी कहीं और जा ही नहीं सकती। वाह, तकनीक कहानी को पावर दे रही है। एकदम। तो जहां लियोनार्डो की कला में एक तरह का वैज्ञानिक ठंडापन और रहस्य था, वहीं उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी माइकलएंजेलो, वो जुनून, भावना और दैवीय शक्ति की आग में तप रहा था। उनकी दुनिया बिल्कुल अलग थी। और दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। लियोनार्डो सलीके से रहते थे, माइकलएंजेलो मैले कुचैले कपड़ों में अपने काम में डूबे रहते थे। और उनकी सबसे मशहूर मूर्ति है डेविड, 17 फीट ऊंची, संगमरमर के एक ही टुकड़े से। लेकिन ये सिर्फ एक खूबसूरत मूर्ति नहीं है, ये एक राजनीतिक बयान है। राजनीतिक बयान? वो कैसे? ये तो बाइबल की कहानी है। उस समय फ्लोरेंस एक छोटा सा गणराज्य था, जो बड़े और ताकतवर राज्यों से घिरा हुआ था। तो डेविड, जो एक विशालकाय गोलियत से लड़ने जा रहा है, वो फ्लोरेंस का प्रतीक बन गया। अच्छा, एक छोटा लेकिन बहादुर गणराज्य जो किसी भी जुल्म के खिलाफ खड़ा हो सकता है। बिल्कुल। और माइकलएंजेलो ने लड़ाई के बाद का विजयी क्षण नहीं चुना, उन्होंने उससे ठीक पहले का तनावपूर्ण क्षण चुना है। डेविड के चेहरे पर एकाग्रता है, उसकी नसों में तनाव है। ये इंसान की शक्ति का उत्सव है। और उनकी एक और मशहूर मूर्ति है पिएटा, जिसमें मैरी मृत यीशु को अपनी गोद में लिए हुए है। वो इतनी कोमल और दुख भरी है कि यकीन नहीं होता कि एक कठोर पत्थर से बनी है। हाँ, नोट्स में एक मजेदार बात लिखी है कि ये माइकलएंजेलो की एकमात्र रचना है जिस पर उन्होंने दस्तखत किए थे। हाँ, और उसके पीछे भी एक कहानी है। बनाने के बाद उन्होंने सुना कि कुछ लोग इसका श्रेय किसी और मूर्तिकार को दे रहे हैं, तो उन्हें गुस्सा आ गया। इतना गुस्सा कि वो रात में छेनी हथौड़ा लेकर चर्च में घुस गए और मैरी की छाती पर बंधी पट्टी पर बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम उकेर दिया। बाद में उन्हें इस पर पछतावा भी हुआ। वाह, जुनून की हद है। और मूर्तिकला से चित्रकला पर आए तो वेटिकन का सिस्टीन चैपल की छत। 4 साल तक अपनी पीठ के बल लेटकर इतनी बड़ी छत को पेंट करना, वो शारीरिक और मानसिक रूप से एक टॉर्चर था। मैं तो सोचकर ही थक गई। लेकिन नतीजा अविश्वसनीय है, खासकर द क्रिएशन ऑफ एडम वाला हिस्सा, जहां ईश्वर की उंगली आदम की उंगली को छूने ही वाली है। हाँ, उस छोटे से गैप में जो तनाव है, उसमें इतनी ऊर्जा है जो आज भी महसूस होती है। यह माइकलएंजेलो की खासियत थी। उनकी हर आकृति में जबरदस्त एनर्जी और मूवमेंट होती थी। तो हमारे पास एक वैज्ञानिक जीनियस लियोनार्डो है और एक जुनूनी कलाकार माइकलएंजेलो। अब आते हैं तीसरे मास्टर राफेल पर। वो इन दोनों से छोटे थे और एक तरह के सुपरस्टार थे। हाँ, बहुत हैंडसम, मिलनसार और लोकप्रिय। राफेल की खासियत थी कि उन्होंने लियोनार्डो की कोमलता और माइकलएंजेलो की ताकत दोनों से सीखा और उन्हें मिलाकर कुछ नया बनाया। उनकी कला में एक शांति और संतुलन है। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उनकी पेंटिंग स्कूल ऑफ एथेंस। ये पेंटिंग एक तरह से पूरे पुनर्जागरण का सार है। नोट्स कहते हैं कि ये हाई रेनेसां की सबसे श्रेष्ठ पेंटिंग है। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई धार्मिक सीन नहीं है। यही तो क्रांति है। सोचिए, ये पेंटिंग वेटिकन में है, पोप के कमरे में, और इसमें एक भी ईसाई संत नहीं है। ये प्राचीन ग्रीस के सभी महान दार्शनिकों और वैज्ञानिकों का जमावड़ा है। प्लेटो, अरस्तु, सुकरात। हाँ, ये ज्ञान और तर्क का उत्सव है, मानवतावाद का चरम। और इसमें राफेल ने कुछ ईस्टर एग्स भी डाले हैं ना? हाँ, ये मजेदार है। बीच में जो प्लेटो हैं, उनका चेहरा उन्होंने लियोनार्डो दा विंची जैसा बनाया है। अच्छा। और सीढ़ियों पर अकेले उदास बैठे दार्शनिक हेराक्लिटस का चेहरा माइकलएंजेलो जैसा है। मतलब उन्होंने अपने गुरुओं और प्रतिद्वंदियों को इतिहास के महानतम विचारकों के साथ रखकर श्रद्धांजलि दी। बिल्कुल। और एक कोने से वो खुद भी झांक रहा है। तो अगर हम इन सबको जोड़कर देखें तो ये परीक्षा के कुछ पॉइंट से कहीं ज्यादा हैं। ये नाम, ये पेंटिंग्स, ये मूर्तियां, ये सब आपस में एक बड़ी कहानी कह रही हैं। सही कहा। ये पॉइंट्स असल में उस बड़ी कहानी के सूत्र हैं। मोनालिसा का स्फुमाटो सिर्फ एक तकनीक नहीं, वो लियोनार्डो की वैज्ञानिक जिज्ञासा है। और डेविड की मूर्ति सिर्फ पत्थर का एक टुकड़ा नहीं, वो माइकलएंजेलो का फ्लोरेंस की आजादी और इंसान की क्षमता में अटूट विश्वास है। और स्कूल ऑफ एथेंस राफेल और उनके संरक्षक पोप द्वारा ज्ञान को दिया गया सर्वोच्च सम्मान है। तीनों कलाकार एक ही विचार को स्थापित कर रहे थे कि इंसान ब्रह्मांड का केंद्र है
और वो कुछ भी हासिल करने में सक्षम है। आज हमने पुनर्जागरण कला पर इन संक्षिप्त नोट्स के जरिए एक लंबा सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे मानवतावाद के एक विचार ने कला को हमेशा के लिए बदल दिया और कैसे लियोनार्डो, माइकलैंजेलो और राफेल ने विज्ञान और रचनात्मकता को मिलाकर ऐसी कला रची जो 500 साल बाद भी हमें हैरान करती है। इन नोट्स में एक बात पे बहुत जोर दिया गया है कि कैसे इन कलाकारों ने यथार्थवाद मतलब असल दुनिया को चित्रित करने में महारत हासिल कर ली थी। और यहीं से एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है, जब कलाकार वास्तविकता की नकल करने में लगभग परफेक्शन तक पहुंच जाएं, तो उसके बाद कला कहाँ जा सकती है? जब आप सच्चाई को हूबहू उतारने के शिखर पर पहुंच जाते हैं तो अगला कदम क्या होता है? शायद अगला कदम उस सच्चाई को तोड़ना, मोड़ना और उसे अपने नजरिए से दिखाना होता है। और शायद यहीं से उन सभी आधुनिक कला आंदोलनों के बीच पड़ते हैं जो आने वाली सदियों में इसी यथार्थवाद को चुनौती देंगे।